मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EL 202 के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने पिछला जो टॉपिक छोड़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस में। हमने पिछले जो लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ लिया था, कपलिंग कोएफिशिएंट पढ़ लिया था और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम डॉट रूल और डॉट कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज और करंट सोर्स, जिसमें आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों की बात करूँगा। और साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ और करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। सोर्स को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हमारे 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये ऊपर के सभी टॉपिक कर लिए थे, जिसके 2 ई लेक्चर में बना चुका हूँ, आपको शेयर कर चुका हूँ। तो आइए बात करते हैं डॉट रूल, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही भाग है। ठीक है, डॉट कन्वेंशन या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, डॉट रूल। ठीक है, डॉट रूल कहा जा सकता है इसको, या रूल। क्या होता है, देखिए, जब हम 2 कॉइल को एक साथ रखते हैं तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, यानी कि एक कॉइल में अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती धारा बहने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक होता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात। अब देखिए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होगा यानी कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम इस डॉट कन्वेंशन या डॉट रूल के द्वारा पता लगाते हैं। तो ये क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक परस्पर युग्मित कुंडलियों की अपेक्षित ध्रुवता बिंदु परिपाटी द्वारा निरूपित की जाती है। यानी कि डॉट कन्वेंशन क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक परस्पर युग्मित कुंडलियों की आपेक्षिक ध्रुवता बिंदु परिपाटी द्वारा निरूपित की जाती है। बिंदु परिपाटी अर्थात डॉट कन्वेंशन, यानी कि ये 2 कॉइल के मध्य जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी पोलैरिटी या ध्रुवता को बताता है। तो इसका क्या नियम होते हैं, देखिए आपके सामने 4 चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहला वाला मैं नंबर 1 की बात करता हूँ। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे अपन। इस वाले में आप देख सकते हैं कि जो करंट I1 है कॉइल 1, मैं सब चीज़ें मिटा देता हूँ, फिर बताते हैं आपको। ये आपकी क्या है, ये तो है आपकी कॉइल नंबर 1 और ये जो इस तरफ वाली है वो आपकी क्या है, कॉइल नंबर 2। अब देखिए, दोनों में धारा की दिशा दिखेगा। जो कॉइल 1 में उसमें धारा की दिशा इस तरह से अंदर यूँ बहते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है, ये दिशा है। और जो दूसरी कॉइल है उसमें भी जो धारा की दिशा है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, यानी कि दोनों ही दिशाओं में आपको धारा जो है अंदर जाते हुए दिख रही है डॉट से। आप यहाँ पे 2 बिंदु देख पा रहे हैं लाल रंग के, ये पहला बिंदु ये रहा और ये बिंदु। ठीक है, तो जो पहला नियम क्या कहता है, अगर जो धारा है, अगर धारा बिंदु के भीतर प्रवेश करे, ठीक है, धारा बिंदु में प्रवेश करे, ठीक है, धारा बिंदु में प्रवेश करे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पाएंगे, इसको और साफ कर देता हूं। मैं सिर्फ सिंपल धारा की दिशा बता देता हूं आपको। हाँ, देखिए, इसमें तो कॉइल 1 में तो I1 की दिशा दे रखी है और कॉइल 2 में I2 है। जो आपको कॉइल 2 है उसमें I2 दिशा ही होगी, यानी कि अंदर की तरफ, और जो घूम फिर के कहाँ जाएगी, बिंदु के अंदर जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे जो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ये रहा आपके सामने। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पहला वाला बिंदु है ये कॉइल 1 का, वो तो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, और कॉइल 2 का कहाँ है, नीचे की तरफ। तो I1
ठीक है, I1 तो क्या हो रहा है, I1 तो इस बिंदु में प्रवेश कर रहा है और I2 क्या हो रहा है, इस बिंदु से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कॉइल के जो स्टार्टिंग में नहीं है बिंदु। अब आप ऐसा समझिए इसको, जो कॉइल के स्टार्टिंग में, मतलब अगर कॉइल के स्टार्टिंग में बिंदु था तो कॉइल के स्टार्टिंग में ही करंट प्रवेश कर रहा है दोनों ही केसेस में, परंतु एक केस में यानी कि कॉइल 2 में जो धारा है वो कॉइल को पार करने के बाद बिंदु में प्रवेश कर रही है, यानी कि दोनों में क्या है, बिंदु की जो पोजीशन है वो अलग है। तो इस वजह से इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित है। ठीक है, सेम केस यहाँ भी देख लीजिए, इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे I1 तो ये रहा और I2 ये रहा, तो परंतु I1 पहले प्रवेश कर जाएगा और I2 पूरा इंडक्टेंस को क्रॉस करने के बाद प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव है। ये केवल ये बताने के लिए, अगर आपको सर्किट में दे रखा है, डॉट दे रखा है, तो आप इस डॉट को देखते हुए म्यूचुअल इंडक्टेंस के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव का चिन्ह लगा देंगे। एक और चौथा केस देख लेते हैं। लेकिन चौथे केस में जो दोनों बिंदु हैं वो नीचे की तरफ है। यहाँ देखिए आप, जो केस नंबर डी है, ये दोनों बिंदु नीचे की तरफ है और करंट दोनों एक साथ बिंदु में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ, पॉजिटिव। इस प्रकार से जब अगर हम उसको सॉल्व करते हैं मतलब सर्किट में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब अगला केस देख लेते हैं। देखिए, अगर सीरीज में जुड़े हों कॉइल्स तो क्या होगा। देखिए, ये तो हमारा क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये किस चीज के लिए था, ये जो डायग्राम थे आपके मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के लिए, ये सारे के सारे थे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है सारे के सारे। मैग्नेटिक कपल्ड क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके मध्य कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी इलेक्ट्रिकल संपर्क नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इतना गैप है, ये क्या गैप दिख रहा है आपको, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, किसी के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, या इसको एक और नाम क्या कहा जाता है, इंडक्टिवली कपल्ड। और अगर आप परफेक्ट नाम की तरफ जाए तो म्यूचुअली कपल्ड है, यानी कि इंडक्टिवली कपल्ड है। एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के कॉइल में आरोपित हो रहा है, इससे परस्पर उसमें दूसरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और क्या है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट या इंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि अगर बिंदु की पोजीशन दोनों जगह ऊपर की तरफ है, जो पहला ए नंबर है, और दोनों की धारा एक साथ प्रवेश करिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव। दूसरे यानी कि बी वाले केस में और सी वाले केस में, यहाँ आप देखिए बी और सी देख सकते हैं, ये तो आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। दोनों केस में देख सकते हैं कि जो धारा है वो अलग अलग स्थान पर प्रवेश कर रही है बिंदु पर, इस वजह से दोनों ही केस में नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों नीचे आ गए डी वाले केस में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, अगला ले लेते हैं पॉइंट इसमें। अब क्या होता है, कई बार इंडक्टेंस को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है। अगला केस हमारा पैरेलल का होगा। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर देखिए, सीरीज में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जैसे पहले वाली कॉइल में ले लेते हैं, पहले वाली कॉइल में जो धारा की दिशा में मानता है ये चलता है। ठीक है, ये आपकी धारा आई। ठीक है, L1 L2 दो कॉइल है। देखिए धारा दोनों ही बिंदु में प्रवेश कर रही है, क्यों, क्योंकि धारा की दिशा क्या है, ऐसे है। ठीक है, दोनों ही बिंदु में प्रवेश करिए, स्टार्टिंग से कर रही नहीं रही है। जैसे कि हमने पिछले वाले सर्किट में देखा कि दोनों ही बिंदु में एक साथ प्रवेश कर रही है, यानी कि एक पोजीशन जो उनकी सेम है। इंडक्टेंस के पहले ये जो L और L1 और L1 और L2 दोनों क्या है, इंडक्टर हैं, तो वो दोनों कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल इंडक्टेंस बिल्कुल आगे लगाए गए हैं उनके, तो उस समय धारा उनमें प्रवेश कर रही है इंडक्टेंस से पहले। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव। दूसरा केस ले लीजिए, ये धारा की दिशा है आपकी, ये पहले डॉट में क्रॉस करी, फिर इंडक्टर में क्रॉस करा, फिर आगे बढ़ी, फिर उसके बाद इंडक्टर में क्रॉस करा। अब देखो यहाँ पे बदल गया,
यानी कि इस डॉट में बाद में प्रवेश कर रहा है, तो इस वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव। तो इस प्रकार से होता है ये सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में देखो क्या होता है, जैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में, इसके बारे में मैं एक ई लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको कनेक्शन यानी किस प्रकार से सीरीज में रेजिस्टर जोड़े जाते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, तीनों का हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन भी देखेंगे और स्टार डेल्टा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, इंडक्टर में जब इंडक्टर सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होता है, उनका मान आपस में जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए L1 हो गया, L2 हो गया और L3 हो गया, कितने भी इंडक्टर अगर एक साथ सीरीज में इस तरह से जुड़े हुए हैं तो उनका जो U यानी कि उनका कुल इंडक्टेंस होगा L, वो किसके बराबर होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, कितने भी n संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है, परंतु अगर मान लीजिए इनमें कोई प्रत्यावर्ती यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा प्रभावी, यानी कि कॉइल 1 से कॉइल 2 में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, धारा तो जा ही रही है पर मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगा, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस M आएगा। उसी प्रकार से एक और चीज कही जा सकती है, L2 से भी L1 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड M आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 2M हो गया, नहीं हो गया, टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया सर्किट में, 2M। क्यों, क्योंकि एक तो L1 से L2 की तरफ, एक L2 से L1 की तरफ। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसका कैसे पता लगाएं, इसका सीधी सी बात, हमने डॉट रूल देख लिया। अब डॉट रूल होने की वजह से यहाँ पे दो टोटल इंडक्टेंस क्या आया, L1 प्लस L2 और प्लस 2M, ये भी इसके साथ ऐसे ही प्लस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर देखिए सीरीज में नीचे वाला देखिए नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो ये था डॉट रूल। पैरेलल की मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पे छोड़ता हूँ इसको कि आप पैरेलल के लिए देखें इसको एक बार। ठीक है, इसका सूत्र डायरेक्ट है, देखिए मल्टीपल अगर एडिंग यानी कि दोनों ही जब पैरेलल में जुड़े हों तो इस प्रकार से डॉट आपको यहाँ दिख रहे हैं दोनों, अगर धारा दोनों ही डॉट में इंडक्टर से पहले प्रवेश कर रही है यानी कि एक ही समय पर एक जैसे प्रवेश कर रही है, इसको देखिए। ठीक है, एक जैसा प्रवेश करना, तो उस केस में आपका इंडक्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि एडिंग होगा। ठीक है, अब इसमें सोचने वाली बात है, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या है, देखिए नीचे माइनस आता है। इसका रीजन क्या है कि अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों ही डॉट पैरेलल एडिंग उसको कहते हैं, अगर इंडक्टेंस पॉजिटिव है तो जो उसका सूत्र निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ठीक है, ये एज एन असाइनमेंट है, आप इसको करिए एक बार। L1 प्लस इंटू L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M, और इसमें जो अपोजिट यानी कि इंडक्टेंस अगर नेगेटिव है बस इतना सा अंतर आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है। ठीक है, बाकी पूरा सूत्र ऐसा ही कि L1 इंटू L2 माइनस के M स्क्वायर अपॉन में ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लस माइनस ये याद, केवल एक सूत्र याद रख लीजिए, नीचे प्लस प्लस माइनस, और आपको प्लस कब लगाना है, जब क्या हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव हो और यानी कि सब्सट्रैक्शन हो, अपोजिशन हो, दोनों में एक दूसरे में अपोजिशन हो, और माइनस कब लगाना है, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव हो यानी कि एडिंग हो प्रकार से। क्या हो, एडिंग हो, पैरेलल एडिंग जिसे हम कहते हैं, एडिंग हो। ठीक है, तो ये था हमारा डॉट कन्वेंशन या डॉट रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है जो हमारा टॉपिक है वो सोर्स के बारे में, कि सोर्स क्या होते हैं। अब इसमें हम सोर्स की बात करें तो हम सोर्स में बहुत किस किस की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे वोल्टेज सोर्स की, फिर बात करेंगे करंट सोर्स, इनके टाइप क्या होते हैं, जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, और आइडियल करंट सोर्स, और बात इसमें वही हुई। अब सोर्स क्या होता है, देखिए अगर इलेक्ट्रिकल भाषा में देखें यानी कि विद्युत की भाषा में देखें तो सोर्स एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो सोर्स कहलाता है।
ये किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप की परिभाषा है, इलेक्ट्रिकल के रूप में। ठीक है, हमारा काम इलेक्ट्रिकल से है तो हम इलेक्ट्रिकल के रूप में सोर्स को देखेंगे, यानी कि जो सोर्स इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दे सके। अब आप जानते हैं कि बैटरी जो होती है वो क्या करती है, बैटरी केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बदलती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो बैटरी क्या करती है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। ठीक है, तो ये भी बैटरी इस वजह से सोर्स कहलाती है। और सोर्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के प्रकार के होते हैं। वोल्टेज मतलब वह सोर्स जो वोल्टेज प्रदान करे, और करंट सोर्स मतलब वह सोर्स जो धारा प्रदान करे। आइए वोल्टेज सोर्स की बात कर लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स एक 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, मैं इसको हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ। वोल्टेज सोर्स 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है समय अनुसार, यानी कि समय के अनुसार, और इसका जो वोल्टेज है वो धारा जो प्रवाहित हो रही है उस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि क्या परिभाषा होगी कि वोल्टेज सोर्स एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है तथा इसका वोल्टेज प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको आप वापस दबाकर सुन लीजिएगा। और इस प्रकार का अगर सोर्स, यानी कि जो मैंने परिभाषा कही है, कांस्टेंट वोल्टेज केवल आदर्श वोल्टेज ही, जो आदर्श सोर्स होते हैं वही प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सोर्स होगा जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करे वो आइडियल यानी कि आदर्श कहलाएगा। तो यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, यानी कि 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सोर्स की परिभाषा एग्जाम में लिखिएगा इसे। अगर आप इसको समझ पाएंगे, समझने की सीधी सी बात है, 2 टर्मिनल डिवाइस है, वोल्टेज देता है। ठीक है, और ऐसा कोई भी सोर्स नहीं जो आइडियल हो, यानी कि सभी के सभी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब उनमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो इसके सिंबल ये 2 प्रकार के होते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं, 1 और ये नंबर 2। कुछ नहीं है, एक बड़ी डंडी होती है, एक छोटी डंडी होती है। बड़ी डंडी मतलब प्लस और छोटी मतलब माइनस। और अगर इसको गोलाकार में दर्शाया जाता है और यहाँ पे भी लगा दिया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे इस प्रकार से भी होता है, अंदर प्लस, अंदर क्या होता है, गोला बन जाता है, प्लस माइनस, और ये हो गया आपका, और बाहर उसका मान लिख दिया जाता है, जैसे 5 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, 6 वोल्ट लिख दिया, जो भी है, और ऊपर पहला टर्मिनल, और ये हो गया। जो प्लस वाला टर्मिनल होता है उसे हम एनोड कहते हैं, ध्यान रखिएगा बात को, एनोड। और माइनस वाला टर्मिनल उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका वोल्टेज सोर्स। और एक और चीज बात में ध्यान रखिएगा, जो एक गोला जो चिन्ह है यही होगा इसका। अगर आपको इस प्रकार से कोई चिन्ह बना हुआ दिख जाए, ठीक है, तो वो इसका मैं एक को नाम लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि बात के लिए हम इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, पर इसे हम इंडिपेंडेंट सोर्स भी कहेंगे। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र सोर्स। स्वतंत्र सोर्स वह होता है, अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो वह सोर्स जो बिना किसी पैरामीटर के वोल्टेज प्रदान करे, वह इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है। अब यहाँ पर चिन्ह में फर्क है। कोई भी डिपेंडेंट, ये जो गोलाकार में कोई भी सोर्स बना होगा, जैसे गोलाकार में आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सारे सोर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। और जो इस प्रकार से ये स्क्वायर के रूप में, ठीक है, इस प्रकार के सोर्स क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। इनकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। डिपेंडेंट यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि कौन से होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका वोल्टेज किसी अन्य पैरामीटर पर निर्भर करता है, इसलिए डिपेंडेंट कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। अब देखिए वोल्टेज सोर्स की, जैसे मैंने बात करी आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो वो क्या करेगा, पहले मैं यहाँ पे प्लस और माइनस बना देता हूँ, या तो बाहर लगा सकते हैं या अंदर लगा सकते हैं, दोनों केस लीगल है। तो ये तो है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। ये देखिए सीधी रेखा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सीधी रेखा है ये देख पा रहे हैं लाल वाली, ये बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, यानी कि इसमें कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट वोल्टेज समय अनुसार, समय के साथ साथ एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। पर ऐसा होता नहीं है, आम मतलब प्रैक्टिकल जो है उसमें क्या होता है, वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है।
जैसे कि हम बैटरी पे देखते हैं तो वो बिल्कुल अनंत तक तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान नहीं कर सकती, कुछ समय बाद उसका वोल्टेज शून्य पहुंच जाता है, तो वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये है चित्र, आप बना लीजिएगा इसको, आदर्श वोल्टेज सोर्स का चित्र है ये। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान नहीं करता है समय के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके सीरीज में देखिए ये वोल्टेज सोर्स है आपका, इसके सीधे रेखा में जुड़ के ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में है, इसमें है सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में, तो इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं वोल्टेज के संबंध में, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका आंतरिक, यानी कि आपको ये अलग से लगा हुआ नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डाउन होता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और हमारे पास जितने भी सोर्सेज मौजूद हैं अभी वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट सोर्स की, तो ये भी क्या है, ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है। 2 टर्मिनल का मतलब क्या है, सर्किट में इसको कनेक्ट करेंगे तो 2 टर्मिनल तो चाहिए, यानी कि 2 सिरे चाहिए, तब जाके हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आइडियल करंट सोर्स एक 2 टर्मिनल या 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है जो कांस्टेंट करंट प्रदान करता है और तथा इसका जो करंट है वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं कैसे बात कर रहा था, जैसे हाँ इसकी बात कर रहे थे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। देखिए धारा प्रवाहित होगी तो ये जो रेजिस्टेंस है उसमें भी क्या होगा, कुछ करंट प्रवाहित हो गया तो उसका वोल्टेज मान लेते हैं V1 = R × I। तो जो ये VAB आएगा वो VAB कितना आएगा, केवीएल, जब हम मैश एनालिसिस पर केवीएल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, केवीएल लगाएंगे तो आएगा V - V1। इस पूरे सर्किट में केवीएल लगाएंगे इस दिशा में, ये दिशा है, ठीक है, V - V1 VAB = 0, ठीक है। तो VAB का मान कितना आ जाएगा, V - V1। तो इस वजह से ये डाउन है ये V1 कहलाता है, ठीक है, समझिए इस बात को। तो इस प्रकार से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। आगे चलते हैं। आइडियल करंट सोर्स की हम बात कर चुके हैं परिभाषा की, और आइडियल करंट सोर्स कुछ ऐसा दिखता है, देखिए हाँ इसकी सिंबल की बात करनी थी। सिंबल देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ये सिंबल हो सकता है इसका, और कहीं कहीं जगह ये सिंबल होता है, पर ज़्यादा प्रचलित कौन सा, ये वाला। और अगर आपको इस प्रकार का सिंबल दिख जाए, ठीक है, तो ये कौन सा है, डिपेंडेंट, ये कौन सा है, डिपेंडेंट, और ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर आपको ये दो ही, एक तो ये दिखेगा और आपको एक यही दिखेगा। अब इसमें आप एरो देख पा रहे हैं, एरो का मतलब है धारा की दिशा, धारा किस तरफ है, अभी धारा किस तरफ दिशा में जा रही है, ऊपर की दिशा में जा रही है। अगर एक करंट सोर्स नीचे की तरफ दिख जाएगा तो धारा की दिशा किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे इसका महत्व क्या है, क्योंकि अगर जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी उसी के अनुसार आप सर्किट में जो है सॉल्व करेंगे सर्किट, ठीक है। ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। देखिए समय के साथ साथ धारा बिल्कुल कांस्टेंट चलती जा रही है और उसमें कोई किसी प्रकार का डिक्रीज या मतलब लॉस नहीं है। अब आइडियल प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। तो हमारे ये क्या है, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, CS लिखूंगा मैं यहाँ पे। इसकी में क्या होता है कि जो करंट सोर्स के पैरेलल में ये समानांतर है, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता तो ये क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम। और आपको एक बार बता दूं, अगर करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लग रहा है तो उससे उसकी कार्यप्रणाली पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात हम KCL केवल में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और मैं यहाँ पे उसका एक छोटा सा हिंट दूंगा साथ में, क्योंकि अभी ज़्यादा अगर हम पढ़ते हैं
तो वो सारा कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है। तो हम एक एक करके आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध है जो कहीं से कहीं तक भी हम नहीं लगाते, ये अपने आप इसमें उपस्थित रहता है। तो इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल लगा हुआ। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब सिरे से सिरे को जोड़ा जाए। एक तो होता है श्रेणी क्रम, जैसे दो रेजिस्टेंस है, इसके दो सिरे हैं, देखो 1 2। अगर मैं पीछे वाले सिरे से दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दूँ तो ये तो कहलाएगा ये तो कहलाएगा सीरीज। परंतु इसके जो A और ये दूसरा B सिरा है, अगर मैं उसी से एक को रेजिस्टेंस जोड़ दूँ सिरे बाय सिरे, यानी कि सिरों को सिरे से जोड़े बिल्कुल समानांतर में, पैरेलल आप जानती हैं, तो वो कहलाता है पैरेलल, ठीक है। अब देखिए धारा जब भी किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक करंट आई था, फिर यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक तो ये वाला भाग और एक आगे जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं I1 और ये हो जाएगा आपका I2, ठीक है। अब एक चीज आती है इसमें KCL, ठीक है। KCL का मतलब होता है एक बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो अब इसको देखो, आने वाली धारा तो होगी आपकी I बराबर होता है, मतलब देखो जो अंदर आ रही है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और बाकी को नेगेटिव। दोनों बाहर जा रही है, I1 भी बाहर जा रही है और I2 भी बाहर जा रही है, तो ये हो गया 0। अब हमें आउटपुट के रूप में क्या चाहिए, I2 चाहिए। I2 का मान कितना होगा, I2 इसको सॉल्व करते हैं I माइनस I1, ठीक है। जैसे कि हमने वहां देखा था, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपको मिल रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, I1 की वजह से आ रहा है। नहीं तो अगर ये नहीं होती, जैसे ये चीज अगर नहीं होती, तो I2 किसके बराबर होता, डायरेक्ट I के बराबर, यानी कि आइडियल के बराबर होता, अगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र सोर्सेज हैं, आप उनको पहले तो चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे में। डिपेंडेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इंडिपेंडेंट की ही बात करें अभी, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक दूसरे के समतुल्य बनाए जा सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट किए जा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स को ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको तो हमने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट में, और उसी प्रकार से करंट सोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक लाइन खींच, आप इसमें देख पा रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है और एक एक्सटर्नल सर्किट। तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, देखो, ठीक है। ये एक लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये सर्किट है जिसको हम वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, ठीक है, जो आपके पास ये रहा, और एक रेजिस्टेंस चाहिए उसके श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये रहा। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देखो वो कैसा दिखेगा। ये जो लाइन मैं यहाँ तक भी वापस खींच देता हूँ, ठीक है। जब कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट होता है तो कैसे होता है, एक तो उसकी जब करंट सोर्स आ जाता है और जो श्रेणी क्रम जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आ जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस जो श्रेणी क्रम में है वो बिल्कुल पैरेलल में आ जाता है। और ये I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास ये ऊपर क्या दे रखा है, VS, रेजिस्टेंस दे रखा है R, और आपको निकालना है करंट IS। तो आप जानते हैं ओम के नियम के द्वारा, ओम लॉ क्या कहता है, VS बराबर R इंटू IS कहता है। तो सीधी बात, IS निकालने में क्या परेशानी है हमें, IS हो जाएगा VS अपॉन R। तो यानी कि जो करंट में इसको बदलेंगे, ठीक है, ये तो आपका करंट सोर्स हो गया। अब एक चीज इसको बता देते हैं, अब ये इसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ क्यों आया, यानी कि इस तरफ ऊपर की तरफ क्यों आया। अगर आप देख लीजिए प्लस चिन्ह ऊपर है तो एरो ऊपर की तरफ, अगर मान लीजिए ये प्लस चिन्ह ऊपर है तो जो सोर्स बनेगा करंट सोर्स, उसमें भी एरो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह नीचे की तरफ है
करंट सोर्स वाला एरो है वो नीचे की तरफ आएगा, ये मान रखिए। और ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये क्या होगा, जस्ट कहाँ आ जाएगा, ये आप बिल्कुल सीधी देख सकते हैं यहाँ पर किस जगह पैरेलल आ गया। यानी कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इन सबको मैं दूसरे डायग्राम पर देख लेते हैं। इसको सीधा सा तुलनात्मक चीज़ है ये वोल्टेज सोर्स हो गया। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, और ये किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सर्किट का मैं आगे का भाग नहीं बना रहा हूँ, एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आगे का भाग नहीं बना रहा हूँ, तो अपन को केवल किस किस को कन्वर्ट करना है, किस वाले हिस्से को, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो करंट सोर्स की वैल्यू निकालो। आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5/2, यानी कि वोल्टेज बटा आर, वो आएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम दे रखा है, तो अब ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का सर्किट। देखिए अब प्लस चिन्ह कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, तो पहले करंट सोर्स बनाते हुए ध्यान रखेंगे एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये बन गया। अब रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, इसके बिल्कुल पैरेलल समानांतर में, इस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू और वो डालते हैं। पहले करंट सोर्स की वैल्यू 2.5 एम्पियर जो हमने निकाली थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये 2 एम्पियर है, सॉरी 2 ओम है। और जो ये एक्सटर्नल सर्किट था ही सही हमारा, पता नहीं उसके बारे में भी, मतलब मैंने इस वजह से बनाया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक्सटर्नल सर्किट एज इट इज आ गया, ऐसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि करंट सोर्स को पुनः वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसका सेम प्रोसेस क्या होगा, आपके पास इस वाले सर्किट में क्या देगा, करंट दे रखा है कितना, आई इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू जाएगी आई इंटू आर which is equals to 2.5 into 2 is equals to 5 वोल्ट। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे वोल्टेज और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, करंट सोर्स है, वोल्टेज बटन देखो ये है, ये आपको करंट सोर्स है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस था। इस वाले भाग को मत देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए खुल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से वोल्टेज निकाल लिया, प्लस ऊपर आएगा अगर एरो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो रेजिस्टेंस है जो आपका पैरेलल लगा हुआ था वो बिल्कुल यहाँ जोड़ देंगे अपन इस जगह पे सीरीज में। तो ये हो गया हमारा करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम देखेंगे डिपेंडेंट के बारे में और 1 पोर्ट और 2 पोर्ट नेटवर्क, एक दो टॉपिक और बचे हैं, तो हम नेक्स्ट ई लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।